नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो मोहम्मद गोरी के बारे में है। देखिए, इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें हमने महमूद गजनवी के बारे में जाना था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। तो आज हम मोहम्मद गोरी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं एग्जाम में उसे डिटेल से पढ़ेंगे। तो मोहम्मद गोरी का जो नाम था वो शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी था और इसका टाइम पीरियड 1173 से 1206 तक था। ये अफगानिस्तान के गोर क्षेत्र में रहा करता था और संशवानी वंश से संबंधित था। ये संशवानी वंश जो था ये गजनवियों के अधीन में था। मैंने आपको कहा था कि महमूद गजनवी जो था वो गजनी वंश का राजा था और ये गजनी वंश के अधीन में आते थे जो मोहम्मद गोरी का वंश था। तो इसने क्या किया कि 1173 में गजनी पर अपना आक्रमण किया और उसे अपने अंडर ले लिया। भारत में जब ये आया तो इसे भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना गया। देखिए, मैंने आपको अरब आक्रमण के बारे में पढ़ाया था। तो अरब आक्रमण में कि मोहम्मद बिन कासिम जो था वो भारत तो आया था पर ज़्यादा समय तक यहाँ पर टिका नहीं। उसके बाद तुर्क आक्रमण होता है जिसमें महमूद गजनवी भारत आता है पर वो भारत को लूटने के लिए आता है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि उसने 17 बार भारत को लूटा था। फिर उसके बाद जब मोहम्मद गोरी आता है भारत में तो वो अपनी सत्ता यहाँ पर स्थापित करता है, इसलिए इसे मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा गया है। तो इसने गजनी वाले इलाके पर अपने बड़े भाई को राजा बना दिया और खुद भारत की तरफ ये चल पड़ा। सबसे पहले इसने आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। देखिए, मुल्तान पाकिस्तान में एक जगह है जहां पर इसने सबसे पहला आक्रमण किया था और ये इस वाले क्षेत्र से आया था। ये वाला क्षेत्र जो था ये इनके अंडर था। यहाँ पर गौर क्षेत्र था और यहाँ पर गजनी क्षेत्र, और इसने दोनों क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया और फिर ये मुल्तान की तरफ बढ़ा। तो इसने मुल्तान पर अपना कब्जा कर लिया। ये गजनी था, यहाँ से आया और मुल्तान पर इसने कब्जा कर लिया। ये जो मुल्तान था वो बहुत ही धनी था। यहाँ की समृद्धि का फायदा उठाया इसने अपने सैन्य विस्तार करने के लिए। और उसके बाद इसने क्या किया कि इसने 1178 में गुजरात के शासक भीम द्वितीय पर आक्रमण कर दिया, पर भीम द्वितीय ने इसे बुरी तरीके से हरा दिया। भीम द्वितीय जो थे वो सोलंकी वंश से संबंध रखते थे। जब महमूद गजनवी आया था तब भीम प्रथम थे गुजरात के शासक और इस समय भीम द्वितीय थे। तो भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को बुरे तरीके से हराया और ये वापस मुल्तान चला गया। इसने लगभग 12 साल तक भारत पर आक्रमण नहीं किया और इसने आसपास के इलाके को अपने कब्जे में करना इसने शुरू कर दिया। जब ये बहुत ही ताकतवर हो गया, इसके पास बहुत ज़्यादा सैनिक हो गए, तो फिर इसने भारत पर आक्रमण करने की सोची। तो इसने क्या किया कि इसने मुल्तान पर रह के ये देखा कि भारत में सबसे शक्तिशाली राजा कौन है। तो उस समय दिल्ली अजमेर का चौहान वंश जो था वो सबसे शक्तिशाली वंश था। तो इसने चौहानों पर आक्रमण करने की सोची। तो इसने क्या किया कि इसने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। इनके बीच में जो युद्ध हुआ उसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा गया और ये 1191 ईस्वी में लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरे तरीके से हराया और फिर ये बच के भाग गया मोहम्मद गोरी। फिर उसके बाद इसने कूटनीति से पृथ्वीराज चौहान को हराया था। इसने क्या किया, इसने आसपास के क्षेत्र में देखा कि पृथ्वीराज चौहान का दुश्मन कौन है। तो उस समय कनौज में जयचंद का शासन चल रहा था। तो जयचंद की पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी थी। इसका फायदा मोहम्मद गोरी ने उठाया। इसने जयचंद से हाथ मिला लिया और इन दोनों ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। तो इनका जो अगला युद्ध हुआ था उसे तराइन का द्वितीय युद्ध कहा गया और ये 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था क्योंकि जयचंद की बेटी को स्योंगिता को पृथ्वीराज चौहान जबरदस्ती उठा के ले गया था, इसलिए जयचंद की पृथ्वीराज चौहान से बनती नहीं थी। तो इसी कारण इसने मोहम्मद गोरी का साथ दिया और उसे हरा दिया। कई इतिहासकार कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को मार दिया था, तो ये विवाद का विषय है। उसके बाद मोहम्मद गोरी ने ये सोचा कि ये जो जयचंद है ये अपने देशवासी का नहीं हो सका,
अपने देश का नहीं हो सका, ये मेरा क्या होगा। तो इसने क्या किया कि जयचंद को भी हरा दिया। जयचंद के साथ इसने युद्ध किया 1194 ईस्वी में, जिसे चंदावर का युद्ध कहा गया। तो ये मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई। उसके बाद 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को खोंकरों ने मार दिया। जब ये सिंध वाले क्षेत्र से जा रहा था तो वहां पर खोंकर रहते थे, खोंकरों ने इसे मार दिया। तो मोहम्मद गोरी 1206 में इसकी मृत्यु हो गई थी। देखिए, मोहम्मद गोरी भारत पर साम्राज्य विस्तार करने के लिए आया था और महमूद गजनवी जो था वो सिर्फ भारत को लूटने के लिए यहाँ पर आया था। याद रखिए कि महमूद गजनवी सिर्फ लूटने के लिए भारत आया था। उसने यहाँ पर सामाजिक सत्ता यहाँ पर स्थापित नहीं की, अपनी सामाजिक व्यवस्था यहाँ पर नहीं चलाई, बस वो उसने भारत को लूटा और वापस चला गया। जबकि मोहम्मद गोरी भारत में आया और उसने अपने साम्राज्य का विस्तार यहाँ पर किया। इसका साम्राज्य यहाँ तक फैल चुका था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका इसके अंडर आ गया था और धन की प्राप्ति करने के लिए भी यहाँ पर आया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शासक है जिसने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी जी अंकित करवाई थी। तो मोहम्मद गोरी ने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी जी की आकृति अंकित करवाई थी। और ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि मोहम्मद गोरी की भारत विजय और तुर्की सल्तनत के इतिहास का विवरण यानी कि जानकारी तबकात ए नासिरी ग्रंथ से मिलती है। तो आप इसे याद रखिए, कई बार इससे क्वेश्चन बन जाता है। अब मोहम्मद गोरी की मृत्यु तो हो गई और इसका जो साम्राज्य था अब 4 भागों में बट गया था। जो गजनी वाला क्षेत्र था वहां पर इसका भतीजा जो था वो राजा बना था, ताजुद्दीन यालदौला। तो इसके बड़े भाई का ये बेटा था, तो ये गजनी का राजा उस समय था। नासिरुद्दीन कबाचा को मुल्तान का राजा इसने बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर और दिल्ली का राज्य सौंपा था। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका गुलाम था और बख्तियारुद्दीन खिलजी ये बंगाल वाले क्षेत्र पर चला गया था। तो इन 4 भागों में इसका साम्राज्य बढ़ जाता है। हम सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ेंगे क्योंकि इसी की वजह से भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। तो ये आप देख सकते हैं कि ताजुद्दीन यालदौला जो था वो गजनी वाले क्षेत्र पर, मुल्तान वाले क्षेत्र पर नासिरुद्दीन कुबाचा, दिल्ली वाले क्षेत्र पर कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियारुद्दीन खिलजी जो था वो बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र पर चला गया। हम कुतुबुद्दीन ऐबक को ही पढ़ेंगे। देखिए, बख्तियारुद्दीन खिलजी ने बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जला दिया था। तो इससे कई बार क्वेश्चन बन जाता है। तो ऐसा विक्रमशिला विश्वविद्यालय दिखाई देता था। अब जो हम आगे पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में ममलूक वंश, जिसे गुलाम वंश भी कहा जाता है, इसकी नींव रखी थी। देखिए, अरबी भाषा में ममलूक कहा जाता है गुलाम को। तो इसने गुलाम वंश की शुरुआत यहाँ पर की थी। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश थे। पहला तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, शायद वंश और लोदी वंश। तो हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पर आपका अगला जो लेक्चर होगा वो उत्तर भारत के जो राजवंश थे, जैसे घेदवाल वंश, चौहान वंश, तो उसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। जो अगला लेक्चर आएगा जिसमें हम उत्तर भारत के राजवंश को डिस्कस करेंगे। तो ये था आज के लेक्चर जिसमें हमने मोहम्मद गोरी के बारे में डिस्कस किया। पर जो भी मैंने आपको बताया वो इम्पोर्टेंट है, उसे आप याद रखिए, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपने आसपास सफाई रखिए, पानी को सेव करिए, अपनी सोसाइटी को अच्छा बनाइए। आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।